लेकिन दो तीन चीजें जो हुई वीकेंड में और उनका इम्पैक्ट एक तो डॉलर इंडेक्स 111 चली गई, इनफैक्ट अभी वापस से 110 क्रॉस कर रही है। उसका भी इम्पैक्ट ग्लोबल सेक्टर्स पे आएगा, मेटल या आईटी पे। आपका क्या व्यू बन रहा है इसके ऊपर, ये जो ग्लोबली उतार चढ़ाव हो रहा है? अच्छा देखिए, हम शायद लास्ट वीक भी बात कर रहे थे कि इस समय मनी मार्केट अर्थात जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट और जो ग्लोबल करेंसी मार्केट है वो एक प्रकार का वहाँ पर एक तरह की लाल या खतरे की घंटी बज रही है। डॉलर इंडेक्स 110 पर है। यूएस 10 ईयर पेपर जिसे हम एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क पकड़ते हैं टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द मनी, वो 3 के ऊपर अब डाटा हुआ है। ओपेक से हमें जो एक प्रकार का इंडिकेशन आ रहा है कि ओपेक प्रोडक्शन को फ्रीज कर देगा। तो एक बात तो जाहिर है कि जो मैक्रो टेलविंड्स थी अब वो शायद हेडविंड्स हो सकती हैं, और एफआई फ्लोज भी इस समय कोई बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो अनलाइक व्हाट वी सॉ लेट्स से इन द मंथ ऑफ अगस्त बिगिनिंग एंड मिडिल अगस्त, सितंबर के अंदर जो सिनारियो है शॉर्ट टर्म में वह चेंज हो रहा है। कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, कोई बड़ा इवेंट नहीं है। अर्निंग सीजन 45-50 दिन आगे है। जो फेस्टिवल की डिमांड कैप्चर होगी वह भी अक्टूबर में डिमांड जाके कैप्चर होगी। तो सितंबर के अंदर क्योंकि बड़ा ट्रिगर नहीं है तो आप किस चीज़ पे डिपेंडेंट रहेंगे? आप फ्लोज पे डिपेंडेंट रहेंगे जो अनप्रिडिक्टेबल है, आप टेक्निकल्स पे डिपेंडेंट रहेंगे जहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, आप मोमेंटम पे डिपेंडेंट रहेंगे जो कि सिलेक्टिव हो चुका है, और आप शायद एक प्रकार का ऐसे एनवायरनमेंट में है अगले 2-3 हफ्ते जहाँ पर न्यूज़ से ज़्यादा टेक्निकल्स एंड फ्लोज विल बी द डोमिनेशन थिंग। बिल्कुल। निकुंज, गुड मॉर्निंग। ऐसे में फिर भारतीय बाजार के लिए जहां सेंटिमेंट्स कई सारे हैं, डिपेंडेंट हैं हम कई सारी चीज़ों पर, कौन से सेक्टर्स हैं जिसको आप वॉच आउट कर रहे हैं? इनफैक्ट रिलायंस जैसे स्टॉक को भी अगर देखें, शुक्रवार को हमने देखा कमजोरी थी रिलायंस प्लस आईटी पैक में, लेकिन अब भी ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रडार पर हैं। जी, मॉर्गन स्टैनली ने एक अच्छी रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट में काफ़ी उन्होंने बुनियादी और एक काफ़ी अच्छी बात पे उन्होंने टच बेस करा है। देखिए, रिलायंस हर इस दशक के अंदर 20 साल के अंदर 3 बार केपेक्स साइकिल बड़ी कर चुका है अनाउंस। जैसे उन्होंने टेलीकॉम की बड़ी केपेक्स साइकिल अनाउंस करी थी, एनर्जी की बड़ी केपेक्स साइकिल उन्होंने अनाउंस करी थी, उन्होंने रिफाइनरी एक्सपेंशन की बड़ी केपेक्स साइकिल अनाउंस करी थी। जब भी रिलायंस कोई बड़ी केपेक्स साइकिल अनाउंस करता है तो 3 से 4 साल की केपेक्स साइकिल होती है। शॉर्ट टर्म में कैश फ्लो से प्रभावित होते हैं, रिटर्न रेशियोज कंप्रेस होते हैं। तो एजीएम के बाद क्योंकि मुकेश अंबानी साहब ने कहा कि हम $50 बिलियन की केपेक्स साइकिल अनाउंस करेंगे, मार्केट के अंदर एक प्रकार का भय आ गया कि आपका जो बिजनेस है, जो रिफाइनिंग बिजनेस है, जो कैश जनरेटिंग बिजनेस है, उसके अंदर विंडफॉल टैक्स है आज की तारीख में, और आप और केपेक्स करेंगे तो जाहिर है तो FY24, FY25 और FY26 के जो रिटर्न रेशियोज हैं और कैश फ्लोज हैं उस पर प्रेशर आएगा। मॉर्गन स्टैनली कहता है जी हाँ, केपेक्स साइकिल बड़ी है मगर डिफरेंट केपेक्स साइकिल है। एक लॉन्ग साइकिल नहीं, एक शॉर्ट साइकिल केपेक्स साइकिल है। इस केपेक्स साइकिल के अंदर हम देखेंगे पूरे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है, केमिकल में इन्वेस्टमेंट है, टेलीकॉम में इन्वेस्टमेंट है। और अनलाइक लास्ट केपेक्स साइकिल्स, ये जो केपेक्स साइकिल इस समय आ रही है, मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि शॉर्ट रहेगी और इसकी वजह कैश फ्लोज इतने खराब नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर के क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैश फ्लोज देखते हैं, रिटर्न रेशियोज देखते हैं, मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि एजीएम के बाद जो अंडर परफॉर्मेंस है रिलायंस में शायद वह ज़्यादा है। लेकिन जब भी आप ऐसे एनालिसिस करते हैं ना, 2-4 सेक्टर ऐसे ज़रूर बताते हैं जब पे बिल्कुल बज़ होता है। बीच में आपने रेलवे के बारे में बात की थी, उससे पहले आप होटल स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, रेलवे के सारे स्टॉक हैं। टीटागढ़ में देख रहा था, रेलवे रीट्स के स्टॉक्स में देख रहा था। मुझे लग रहा है, एक्सक्यूज मी, सिलेक्ट फार्मा में जाना चाहिए। सिलेक्टेड फार्मा, आई थिंक वो समय आ चुका है कि फार्मा के अंदर बहुत ज़्यादा बेरिशनेस हो चुकी है। आईटी लेने का समय आएगा मगर आया नहीं है। मगर फार्मा के अंदर क्या है डिम्पी, देखिए फार्मा के अंदर हर कंपनी को आपको डीपली एनालाइज करना पड़ता है। हर कंपनी के अंदर आपको समझना पड़ता है किसमें क्या ट्रिगर है, किसमें क्या मेडिसिन है, किसमें क्या मार्केट है। तो मुझे लगता है कि फार्मा में आना चाहिए, खास करके डोमेस्टिक डोमिनेटेड फार्मा कंपनीज, जिन कंपनीज का डोमेस्टिक में बिजनेस ज़्यादा है। सिप्ला की डायबिटीज़ और इनहेलर का बिजनेस है, डोमेस्टिक बिजनेस बहुत ज़्यादा है। सन फार्मा है, डायबिटीज़ और क्रॉनिक केयर में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है। तो डोमेस्टिक डोमिनेटेड फार्मा कंपनीज को लेने का समय आ चुका है। ओके, ठीक है। अगर मैं आईटी की बात बोलूँ, आप कह रहे थे कि आईटी को अभी थोड़ा रुक के लेना है, तो पहले शुरुआत मिड कैप आईटी से करें या फिर बड़ी मिड कैप आईटी तो मतलब ही नहीं है। मतलब आईटी के अंदर हम डेटा देख रहे थे फ्राइडे को, इन्फोसिस का पी मल्टीपल कोविड से पहले 18 था, कोविड के पीक में उसका हो गया 36, अब उसका शायद 12 या अभी भी उसका जो पी मल्टीपल है, अजय देखिएगा शायद इन्फोसिस का पी मल्टीपल अभी भी 16 या 17 है। जी, हमने वो आईटी
वैल्यूएशन कंप्रेशन के ग्राफिक बनाए भी हैं। जी हाँ। ये देखिए, तो वो देखिए। आपके स्क्रीन पे आ तो गए। इन्फोसिस का 18 था, 33 होकर के 24 है। तो अभी भी इन्फोसिस प्री कोविड लेवल पर नहीं आया है, मगर प्री कोविड लेवल पर हो सकता है नहीं भी आए, बिकॉज ग्रोथ प्री कोविड से बेटर है। जो करेंसी है वो एक टेलविंड रहेगा, मगर एट्रिशन रेट है वह ज़्यादा है। मेरा यह मानना है कि मार्केट के अंदर जनवरी में यूफोरिया आ चुका था कि आईटी के अंदर सिर्फ ग्रोथ रहेगी, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब लोगों का मानना है यूएस इकोनॉमी को लेकर के रिवर्सल रहेगा और ग्रोथ नहीं आएगी और एट्रिशन ज़्यादा रहेगी। ग्रोथ और एट्रिशन दोनों साथ नहीं रह सकते। सही है। या तो डिमांड कम होगी या फिर एट्रिशन कम होगी। अगर डिमांड ज़्यादा है तो फिर आपको ग्रोथ कंसर्न्स नहीं मिलेंगी जो मार्केट जिससे डर रहा है, और अगर ग्रोथ नहीं है तो फिर एम्प्लॉय की डिमांड नहीं आएगी तो एट्रिशन रेट कम होगी। तो क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन निकलेगा। दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो मतलब धूप और छाया कभी कोई एग्जिस्ट नहीं साथ में करेगा। आ सकता है। लेकिन जस्ट वन लास्ट थिंग, जंक स्टॉक रिवर्सल पर आपने फ्राइडे सेशन में मॉर्निंग में बात कही थी, और पेनी स्टॉक्स की रैली भी है अब इस वक्त हम जो देख रहे हैं। देखिए शार्प रिवर्सल आया, शार्प रिवर्सल आया। अगर आप Yes. टीटीएमएल का ग्राफ देखें फ्राइडे को 12-13% ऊपर गया था। 3 बजे के आसपास मैं एंकर कर रहा था, 3 बजे के बताया आसपास भी था। शायद ऊपर से 10 या 12% गिर गया था। तो इंट्राडे penny ग्राफ stocks लेके आते intraday हैं। ग्राफ देखिए। एक बार इंट्राडे ग्राफ टीटीएमएल का लेके आइए रेटर साहब। जी हाँ, ये आपने एक रिस्क हाईलाइट किया था फ्राइडे को, ये ये हमने सबसे देखने बड़ा को भी रिस्क मिला है। है। अगर आप मेरे से पूछे तो इस मार्केट के अंदर क्या नहीं करना चाहिए इस समय, मार्केट मॉर्गन स्टैनली नहीं जी, टीटीएमएल का ग्राफिक दिखाइए जी। आप हाँ, ये मेरी देखिए। स्क्रीन लेके आइए, आपको उससे साफ काफी हद तक clear हो इंट्राडे जाएगा। ग्राफ देखिए टीटीएमएल का कितना ऊपर गया था, 150 के आसपास ऊपर गया था, 135 सर इसका नीचे हाई जाकर लगा के था करीब, बंद आप हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 148 का इसका हाई लगा और बाद में 133 पे आके बंद हुआ। ये चार्ट हमने सर अगर आप intraday देखिए आपको अपने आप रिलायंस पावर का चार्ट देखिए, आप ये देखिए सुज़लॉन का इंट्राडे चार्ट क्या है। तो कई ग्राफिक्स ऐसे हैं, कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके अंदर मुझे लगता है कि इस समय आपको मोमेंटम से कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। प्लीज़ अवॉइड करिए इन सेक्टर्स को। मैंने फ्राइडे को भी बोला था, मैं फिर बोलूँगा, अच्छे बिजनेसेस के अंदर, अच्छे क्वालिटी कंपनीज के अंदर डाउनसाइड टेम्पररी होती है, मगर ख़राब कंपनीज के अंदर अपसाइड टेम्पररी होती है। Yes. चॉइस आपकी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।